सोमवार 2 सितंबर 2019 को डाइव बोट मोटर वेसल कंसेप्शन कैलिफोर्निया के तट के पास आग की लपटों में घिर जाती है, जिसमें अपने बंक में फंसे 34 लोगों की जान चली जाती है। ट्रुथ एक्वाटिक्स सांता बारबरा कैलिफोर्निया की 1974 में स्थापित कंपनी है, जिसके मालिक ग्लेन फ्रिट्जलर हैं। ये कंपनी डाइविंग में प्रसिद्ध ऑपरेटर है, जो कैलिफोर्निया के चैनल द्वीपों के पास डाइविंग और स्नॉर्कलिंग एडवेंचर कराती है। चैनल आइलैंड्स नेशनल पार्क में स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, पैडल बोर्डिंग, व्हेल वॉचिंग, मछली पकड़ना और तैराकी की जा सकती है। अगस्त 2019 में 33 यात्रियों का एक समूह 31 अगस्त को सुबह 4 बजे सांता बारबरा से रवाना होने के लिए निर्धारित है और 2 सितंबर को वापस लौटेगा। चूंकि वे सुबह बहुत जल्दी रवाना होंगे, यात्रियों को 31 अगस्त की शाम जहाज पर बिताने का विकल्प दिया जाता है। इस यात्रा के लिए उनका जहाज मोटर वेसल कंसेप्शन होगा। कंसेप्शन 23 मीटर लंबा रात भर ठहरने वाला जहाज है, जिसे लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में 1981 में लॉन्च किया गया था। ये चैनल आइलैंड्स के चारों ओर रात भर की यात्राओं पर यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया है। संघीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बड़े जहाजों का आग प्रतिरोधी सामग्री से बनना जरूरी है। इन जहाजों में आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर और धुएं का पता लगाने वाले डिटेक्टर भी लगाए जाने चाहिए, जो जहाज की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली से जुड़े होते हैं या ब्रिज से लिंक होते हैं। जहाज की उम्र और आकार को देखते हुए कंसेप्शन, जो 100 ग्रॉस टन से कम है और जिसमें 49 से कम बर्थ हैं, उन नियमों के दायरे में नहीं आता। ये लकड़ी से बना है, जिस पर फाइबर ग्लास की परत चढ़ाई गई है, जो 1978 में आखिरी बार अपडेट किए गए नियमों के तहत अनुमति प्राप्त थी। अगस्त 2018 और फरवरी 2019 में हुई सबसे हालिया कोस्ट गार्ड जांच में कोई उल्लेखनीय उल्लंघन नहीं पाया गया। जहाज के निरीक्षण प्रमाण पत्र के अनुसार इसमें अधिकतम कुल 103 लोग, जिनमें 99 यात्री हो सकते हैं, सवार हो सकते हैं। जहाज में 3 डेक हैं। ऊपरी डेक में व्हील हाउस, क्रू क्वार्टर और एक सन डेक लाउंज एरिया है। मुख्य डेक ऊपरी डेक के नीचे है, जिसमें बड़ा कैबिन है। इस कैबिन में आगे के हिस्से में एक गैली है, जहां क्रू खाना बनाते हैं, और पीछे के हिस्से में एक सैलून है, जिसमें खाने के लिए बैठने की व्यवस्था है। सैलून में प्रवेश के लिए पीछे गलियारे से जाना होता है, जिसके दोनों ओर वॉशरूम हैं। निचले डेक पर 13 डबल बंक और 20 सिंगल बंक में कुल 46 लोग सो सकते हैं, जिसमें से एक बंक क्रू के लिए आरक्षित है। निचला डेक शावर एरिया, एंकर लॉकर, इंजन रूम और एक लाजरेट भी शामिल है, जो इंजन रूम में आवश्यक उपकरणों के भंडारण के लिए उपयोग होता है। बाकी क्रू के बर्थ्स 2 डेक ऊपर व्हील हाउस के पिछले हिस्से में ऊपरी डेक पर स्थित हैं। अगर आप बंक क्वार्टर्स में हैं, तो बाहर निकलने के 2 तरीके हैं। आप सर्पिल सीढ़ियों से ऊपर जाकर और सैलून के रास्ते पीछे के दरवाजों से बाहर जा सकते हैं, या फिर आप 22 इंच के एस्केप हैच से सीढ़ी चढ़कर भी सैलून में पहुंच सकते हैं और फिर उन्हीं पीछे के दरवाजों से बाहर निकल सकते हैं। 30 अगस्त 2019 की शाम को यात्री अगली सुबह जल्दी प्रस्थान की तैयारी में कंसेप्शन पर चढ़ना शुरू करते हैं। वे मुख्य डेक के जरिए जहाज पर चढ़ते हैं और बंक क्वार्टर की ओर जाते हैं, जहां उन्हें प्रत्येक को एक एक बिस्तर आवंटित किया जाता है। यही बिस्तर पूरे सफर के दौरान उनका रहेगा। जहाज चलाने व यात्रा की निगरानी के लिए 6 क्रू सदस्य हैं। कैप्टन जेरी बॉयलन, फर्स्ट मेट कैलन मॉलिटर, फर्स्ट डेक हैंड मिल्टन फ्रेंच, सेकंड डेक हैंड अली गर्ड्स, फर्स्ट गैली हैंड रायन सिम्स और सेकंड गैली हैंड माइक कोल्स। फर्स्ट मेट कर्ल मॉलिटर सबसे पहले रात करीब 10 बजे कंसेप्शन पर पहुंचते हैं और करीब 11 बजे गैली हैंड सिम्स और कोल्स उनके साथ जुड़ते हैं। डेक हैंड्स फ्रेंच और कर्ड्स और कैप्टन बॉयलन 31 अगस्त की सुबह लगभग 300 बजे पहुंचते हैं, ताकि तैयारी कर सकें और 1 घंटे बाद रवाना हो सकें। सभी क्रू मेंबर कंसेप्शन के अपर डेक के क्रू क्वार्टर में सोएंगे। सिर्फ डेक हैंड कर्ल्स पैसेंजर्स के साथ बंक क्वार्टर में सोएंगे। जहाज और उपकरण जांचने के बाद वे 0404 बजे सांता बारबरा हार्बर से रवाना होते हैं। कंसेप्शन
सांता क्रूज द्वीप के चारों ओर कई जगहों पर रुकेगा, जो चैनल आइलैंड्स नेशनल पार्क का सबसे बड़ा द्वीप है। 08:30 बजे कंसेप्शन अपने पहले पड़ाव एल्बर्ट्स एंकरेज पहुंचता है, जो सांता क्रूज द्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक डाइव साइट है। ये जगह द्वीप के पास बसी हुई है और शौकिया गोताखोरों को इस क्षेत्र की तेज हवाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। एल्बर्ट्स एंकरेज पर लंगर डालने के बाद यात्री नाश्ते और फर्स्ट डेक हैंड मिल्टन फ्रेंच द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए सैलून में इकट्ठा होते हैं। सुरक्षा ब्रीफिंग में लाइफ जैकेट्स की जगह आपातकाल में इकट्ठा होने और सैलून व बंक क्वार्टर से बाहर निकलने की जानकारी दी जाती है। सुरक्षा ब्रीफिंग के बीच एक यात्री बेहोश हो जाता है। होश आने पर फ्रेंच ब्रीफिंग जारी रखते हैं। अगले 2 दिन बिना परेशानी गुजरते हैं। 1 सितंबर की शाम को यात्री सांता क्रूज द्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में क्वेल रॉक पर नाइट डाइव के लिए जाते हैं। जब यात्री नाइट डाइव करते हैं, गैलीहैंड कोल्स बंक क्वार्टर में एयर कंडीशनिंग चालू कर देते हैं ताकि मेहमानों के सोने तक कमरा ठंडा हो। नाइट डाइव के बाद कंसेप्शन प्लैट्स हार्बर की ओर बढ़ता है और रात भर लंगर डालता है। जब मेहमान सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें से कई अपने फोन, कैमरे, लैपटॉप और टैबलेट चार्ज करने के लिए लगाते हैं। इतने सारे डिवाइस एक साथ चार्ज में लगे होने के कारण सभी मेहमानों के लिए पर्याप्त आउटलेट नहीं है। गैलीहैंड सिम्स अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाते हैं और आउटलेट में एक छोटी सी चिंगारी देखते हैं। आधी रात तक सभी क्रू सदस्य सो जाते हैं, जबकि कानून के अनुसार जब यात्री सवार हों तो एक क्रू सदस्य को पूरी रात गश्त करनी चाहिए, लेकिन क्रू असल में ऐसा नहीं करते। 2 सितंबर की तड़के 1:30 बजे रसोई सहायक कोल्स जागते हैं। वह ऊपरी डेक पर क्रू क्वार्टर में सो रहे हैं। सोने वापस जाने के बजाय कोल्स रसोई में जाकर कुछ बर्तन धोने लगते हैं। वहां और कोई जागा नहीं है और ना ही कुछ असामान्य है। 1 घंटे बाद 2:30 बजे कोल्स फिर बिस्तर पर जाते हैं। बंक में लौटने के कुछ देर बाद ही कोल्स फिर जाग जाते हैं। कुछ ठीक नहीं है। कोल्स को एक आवाज सुनाई देती है जो किसी के गिरने जैसी लगती है। उसके बाद लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो स्थिति देखने के लिए बिस्तर से उठ जाते हैं। दरवाजे से मुख्य डेक की ओर देखते ही उन्हें पीली चमक दिखती है। उन्हें तुरंत समझ आता है कि क्या है और वह जोर से चिल्लाते हैं, आग, ताकि पास में सो रहे बाकी 4 क्रू सदस्य जाग जाएं। वे आग की चटक और फूटने की आवाज सुन सकते हैं। कोल्स मुख्य डेक की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नीचे जाने वाला रास्ता पहले ही आग से बंद हो चुका है। इसके बजाय वह बाईं ओर की रेलिंग के ऊपर से चढ़ते हैं और नीचे मुख्य डेक पर कूद जाते हैं। वह लाउंज के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ते हैं ताकि लाउंज के अंदर रखे अग्निशामक यंत्रों तक पहुंच सकें, लेकिन सैलून पहले ही आग की चपेट में आ चुका है। अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। कोल्स देखता है कि बंक क्वार्टर का आपातकालीन निकास हैच आग में है और सैलून की फाइबर ग्लास छत पिघलकर फर्श पर गिर रही है। 34 लोग नीचे बंक क्वार्टर में फंसे हुए हैं। इस बीच डेक हैंड्स, मॉनिटर और फ्रेंच भी मुख्य डेक पर आ गए हैं। वे सैलून के चारों ओर घूमते हैं और अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। रसोई कर्मचारी सिम्स भी उनके साथ जुड़ने के लिए जाता है और बाकी लोगों की तरह रेलिंग के ऊपर से मुख्य डेक पर कूद जाता है। सिम्स गलत तरीके से गिरता है, जिससे उसकी बाईं टांग 3 जगह से टूटती है और पीठ व गर्दन में गंभीर चोट लगती है। फ्रेंच सैलून की इकलौती खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से खुलती है और वो उसे बाहर से खोल नहीं पाता। खिड़की गर्म है और सैलून काले धुएं से भर रहा है। जब क्रू बंक क्वार्टर्स में फंसे 34 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, कप्तान बॉयलन ऊपरी डेक के व्हील हाउस में हैं और आपातकालीन कॉल कर रहे हैं। 3:14 बजे आपातकालीन कॉल भेजी जाती है। फिर मिलेंगे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। 3, 9, 2, 8। धुआं व्हील हाउस में भरने पर कप्तान को बाहर आना पड़ता है। वह ऊपरी डेक के स्टारबोर्ड साइड से पानी में कूद जाता है। बाकी 4 दल के सदस्य अभी भी मुख्य डेक पर हैं। फ्रेंच व्हील हाउस में रखी फायर एक्स के लिए बॉयलन को बुलाते हैं, लेकिन वे पहले ही धुएं और आग से बचने के लिए जहाज से कूद चुके हैं।
फर्स्ट मेट कलन मोलिटर मानते हैं कि कप्तान आग में झुलस गए हैं और उनकी हालत देखने पानी में कूदते हैं। फ्रेंच अभी भी बंक हाउस में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां भी वो कोशिश करते हैं वहां हर जगह धुआं और आग है। बॉयलन डेक पर मौजूद तीनों क्रू सदस्यों को पानी में कूदने के लिए आवाज देते हैं और वे कूद जाते हैं। जल्द ही मोलिटर को पता चलता है कि कप्तान सुरक्षित हैं और वे कॉन्सेप्शन पर लौटकर यात्रियों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा डेक हाउस आग में घिरा है। वे स्किफ को पानी में उतारकर जीवित बचे लोगों की तलाश करने का निर्णय लेते हैं। फ्रेंच जहाज पर लौटकर इसमें मदद करते हैं। वो आखिरी बार यात्रियों की मदद का तरीका ढूंढते हैं। मोलिटर कप्तान को स्किफ में बैठाते हैं। फ्रेंच को एहसास होता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वे स्किफ पर चढ़ते हैं और दोनों क्रू सदस्यों को साथ ले लेते हैं। ग्रेप एस्केप भी उसी वक्त प्लैट्स हार्बर में लंगर डाले है। उस पर सवार यात्री सो रहे हैं। 3:29 बजे स्किफ में आए पांचों क्रू सदस्य जहाज के ढांचे पर जोर से थपथपाकर उन्हें जगाते हैं। ग्रेप एस्केप के मालिक उठते हैं और देखते हैं कि कंसेप्शन जहाज पूरी तरह आग में है। वो पूरी तरह खत्म हो गया था। ऐसा लगा भगवान अब क्या करें। उस नाव को जलते हुए देखना बेहद निराशा और बेबसी से भर देने वाला था। बॉयलन और मोलिटर ग्रेप एस्केप से कोस्ट गार्ड को रेडियो कॉल करते रहते हैं, जबकि कोल्स और फ्रेंच स्मिथ की चोटों की देखभाल में मदद करते हैं। कोस्ट गार्ड बॉयलन की पहली इमरजेंसी कॉल के बाद से ही कंसेप्शन से संपर्क की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। सभी चालक दल जहाज छोड़ चुके हैं। 03:22 बजे सैन पेड्रो में सेक्टर कमांड सेंटर कंसेप्शन की लोकेशन का अनुमान उसकी आखिरी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ब्रॉडकास्ट से लगाता है और एक आपातकालीन समुद्री सूचना प्रसारण जारी करता है। कोस्ट गार्ड, वेंचुरा और सेंटा बारबरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट्स के आपातकालीन बचावकर्मी एक निजी कंपनी टोबोट यूएस वेंचुरा के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक बचाव हेलीकॉप्टर नेवल बेस वेंचुरा काउंटी से स्थिति का आकलन करने के लिए उड़ान भरता है। बॉयलन जब कोस्ट गार्ड को रेडियो पर स्थिति बताते हैं, मॉलिटर और फ्रेंच कंसेप्शन की ओर छोटी नाव को वापस ले जाते हैं ताकि बचे लोगों को खोजा जा सके। उन्हें कोई नहीं मिलता। पहला कोस्ट गार्ड बचाव जहाज 04:27 बजे घटनास्थल पर पहुंचता है, जो कि कोल्स द्वारा आग की खोज के लगभग 2 घंटे बाद और कप्तान की पहली आपातकालीन कॉल के 1 घंटे 15 मिनट बाद है। उन्हें कंसेप्शन आग में घिरा मिलता है। कोस्ट गार्ड जहाज में इतनी बड़ी आग बुझाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली अग्निशमन उपकरण नहीं है। बेहतर सुसज्जित कोस्ट गार्ड बंदरगाह गश्ती नाव 0455 पर पहुंचती है और आग बुझाना शुरू करती है, लेकिन उसे कंसेप्शन जहां लंगर डाले है उस उथले पानी में उसके पर्याप्त करीब जाने में दिक्कत हो रही है। 5:23 पर पास की एक नागरिक टग बोट जलती हुई कंसेप्शन को गहरे पानी में खींच ले जाती है, जहां कोस्ट गार्ड का जहाज ठीक से आग बुझा सकता है। जब तक आग बुझाई जाती है तब तक जहाज के ढांचे में बड़े बड़े छेद जल चुके होते हैं। बचाव कर्मियों के जहाज के अंदर प्रवेश कर पाने से पहले ही वह डूबकर समुद्र तल पर उल्टा रुक जाता है। कोई भी जीवित नहीं बचता। सोमवार 2 सितंबर को गोताखोर 25 शव बरामद करते हैं। 9 लोग अब भी लापता हैं। बुधवार 4 सितंबर तक 6 अलग अलग एजेंसियों के लगभग 80 गोताखोरों और एफबीआई के सदस्यों सहित क्षेत्र में खोजबीन के बावजूद लापता लोगों में से केवल एक का शव ही बरामद नहीं हो पाया है। आखिरी शव बुधवार 11 सितंबर को सांता बारबरा काउंटी शेरिफ कार्यालय के गोताखोरों द्वारा ढूंढा और बरामद किया जाता है। सेंटा बारबरा कोरोनर सभी 34 पीड़ितों की जांच करता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि सभी की मौत धुएं से हुई थी। इस घटना की जांच शवों को पानी से बाहर निकाले जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। 7 सितंबर को शराब, तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो ने आग के कारण की जांच शुरू की। वे अनुमान लगाते हैं कि आग की शुरुआत मुख्य लाउंज के पिछले हिस्से में हुई थी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है कि वे पूरे विश्वास के साथ सटीक कारण नहीं बता सकते। सबसे संभावित कारण एक बिजली से लगी आग है। जहाज की विद्युत प्रणाली पुरानी है और एयर कंडीशनिंग तथा एक साथ चार्ज हो रहे ढेर सारे पोर्टेबल डिवाइसों के कारण अपनी सीमा से बाहर तक खिंच चुकी है। जब कंसेप्शन 1981 में लॉन्च किया गया था
तब पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज की तरह इतने प्रचलित नहीं थे। सोमवार 9 सितंबर को एक संयुक्त संघीय आपराधिक जांच शुरू होती है जो ट्रूथ एक्वाटिक्स के रिकॉर्ड्स पर केंद्रित होती है। एनटीएसबी को ट्रूथ एक्वाटिक्स के रिकॉर्ड्स में कई कमियां मिलीं और पता चला कि कंसेप्शन के क्रू ने इस आपदा में योगदान दिया। उनका मानना है कि इस घटना का संभावित कारण ट्रूथ एक्वाटिक्स द्वारा जहाज और क्रू संचालन की प्रभावी निगरानी करने में विफलता है। ट्रूथ एक्वाटिक्स कानूनन जरूरी होने के बावजूद रात भर जहाज पर गश्त करने वाला चौकीदार तैनात होना सुनिश्चित नहीं कर सका। इस लापरवाही के कारण आग सैलून में बिना पता चले फैलती रही। यह धुएं के डिटेक्टरों की भी कमी थी। कंसेप्शन में कुछ धुएं के डिटेक्टर थे, लेकिन सैलून में नहीं थे। इतनी अधिक मौतों का एक कारण बंक क्वार्टर से बाहर निकलने की सही व्यवस्था न होना है। दोनों बचाव रास्ते उसी सैलून में खुलते हैं जहां आग लगी थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप कई मुकदमे दायर किए गए और एक आपराधिक जांच शुरू की गई। लेकिन पहला मुकदमा ना तो पीड़ितों के किसी रिश्तेदार ने और ना ही किसी बचे हुए क्रू सदस्य ने दायर किया। ये ट्रूथ एक्वाटिक्स के मालिक ग्लेन फ्रिट्जर हैं। घटना के सिर्फ 3 दिन बाद 5 सितंबर शुक्रवार को फ्रिट्जलर कंपनी की जिम्मेदारी को कंसेप्शन जहाज के डूब जाने के बाद उसकी कीमत तक सीमित करने के लिए मुकदमा दायर करते हैं। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट 1851 का एक समुद्री कानून है जो मालिक की जिम्मेदारी को जहाज की कीमत तक सीमित करता है। गुरुवार 12 सितंबर 2019 को मुख्य रसोई कर्मचारी रयान सिम्स ट्रूथ एक्वाटिक्स के खिलाफ एक मुकदमा दायर करते हैं। वो कहते हैं कि क्रू को उचित प्रशिक्षण नहीं मिला था और कंसेप्शन में आपातकालीन उपकरण पर्याप्त रूप से नहीं लगाए गए थे। दिसंबर 2020 तक पीड़ितों के 32 परिवारों ने ट्रूथ एक्वाटिक्स के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। ये मामले अभी भी चल रहे हैं। ट्रूथ एक्वाटिक्स अब बंद हो चुका है। 2020 की गर्मियों में कप्तान जेरी बॉयलन एक संघीय आपराधिक जांच के केंद्र में है। दिसंबर 2020 में उन्हें जूरी के सामने सीमेंस मैनस्लॉटर के 34 आरोपों में अभियोगित किया गया, जो जहाज पर कदाचार या लापरवाही के कारण हुई मौतें थीं। जेरी ने दोषी न होने की दलील दी और मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। 2021 में पीड़ितों के परिवारों ने भी कोस्ट गार्ड पर मुकदमा किया क्योंकि उसने नियमों को लागू करने में विफलता दिखाई, जिसके कारण कंसेप्शन जहाज पर आग और मौतें हुईं। 2 सितंबर 2019 को कंसेप्शन जहाज पर 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उनके परिवार अभी भी गलत तरीके से हुई मौत के मुकदमे लड़ रहे हैं।